हेलो हेलो। तो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। तो दोस्तों, आज का क्लास आपका रहने वाला है सब्जेक्ट वाइज वाला, जो कि मॉर्निंग के क्लासेस में चल रहे थे। अब देखिए क्या है कि थोड़ा सा रूटीन को चेंज किए हैं, ठीक है। आपको इसी टाइम पे टाइम टाइम आपका फिक्स है, टाइम को कुछ नहीं इसमें किया गया है। टाइम आपका जो एज इट इज जो बताया गया है वही टाइम पे एक दिन मतलब अल्टरनेट डे में बीटीएससी जेई को शिफ्ट कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद जैसा हम लोग का होगा प्लानिंग, उसके अकॉर्डिंग फिर इसको हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। अभी समझिए, आज के क्लासेस आपका रहने वाला है जो कि मॉर्निंग में जो सब्जेक्ट वाइज चल रहा था वो क्लास आज आपका होंगे। फिर आपका जो कल के डेट में होंगे, कल के डेट में आपका बीटीएससी जे की क्लासेस होंगे। फिर आपका जो नेक्स्ट डे होंगे, नेक्स्ट डे आपका किसका होगा, सब्जेक्ट वाइज वाले क्लास होंगे। मतलब इस टाइप से अल्टरनेट, एक दिन बीटीएससी जे, एक दिन सब्जेक्ट वाइज, एक दिन बीटीएससी जे, एक दिन सब्जेक्ट वाइज, इस टाइप से हम लोग अब क्लासेस करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो नमस्कार सभी को, मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूँ स्टडी विथ सिविल एमसीक्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में दोस्तों, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोग दो लाइन जो कि बहुत ही बेहतरीन होता है और हम लोग के लिए खास करके बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन होता है, हम लोग के कैरियर से रिलेटेड, ठीक है। जो कि आपको दो लाइन दिख रहा होगा, बहुत ही ज़बरदस्त लाइन है। क्या है? जिंदगी आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। कितना ज़बरदस्त लाइन है, इसको थोड़ा सुनिएगा। जिंदगी आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी आता नहीं, उसको लाना पड़ता है। दोस्तों, अभी आपके पास टाइम है। ये जो गोल्डन पीरियड है, ये जो गोल्डन टाइम है, ठीक है, एग्जाम से पहले आपके पास बहुत ही बेहतरीन टाइम है। और एक तरह से देखिए, देखा जाए तो एक तरह से आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अगर इस टाइम को आप बेहतरीन तरीके से एक शेड्यूल वाइज में अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। अदरवाइज अगर इस टाइम को अगर आप गवा दे रहे हैं तो आने वाला 5 साल के बाद आपको फिर ये टाइम आपसे बहुत आपके पास आपसे मतलब बहुत ख़राब व्यवहार होने वाला है, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। मेरे जितना ऑडियंस है हमको विश्वास है, ठीक है, हमको विश्वास 110% है कि वो जितने भी मेरे भाई लोग हैं सबको पढ़ाई एकदम निरंतरता से करते होंगे, ठीक है। देखिए, ये लाइन लाने का मतलब ये है कि थोड़ा सा आपके अंदर कुछ एनर्जी आए, ठीक है। और हमको पता है कि जितने भी मेरे ऑडियंस हैं, चाहे पुराने हो चाहे नए हो, मैं यही बोल रहा हूँ कि बस जितना भी टाइम हो वो अपने पीछे टाइम दीजिए दोस्त, ठीक है। जितना टाइम आप अपने पीछे देंगे, अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने में देंगे, सक्सेस का एक वही रास्ता है, ठीक है। जहाँ पे आप लैग कर रहे हैं उसको मजबूत करें, और कुछ है ही नहीं, बस यही करना है। जहाँ पे हमको जहाँ लैग लग रहा है, जहाँ पे हमको लग रहा है कि नहीं है ये हमको थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, उसको थोड़ा डीपली पढ़ना है। और क्या है, क्या कुछ नहीं, नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन करना है, टेस्ट मारना है, रिवीजन करना है, टेस्ट मारना है, ठीक है। अगर जो भाई कुछ वर्किंग के साथ कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये भी वीडियो ऐसा नहीं है कि जो पढ़ रहे हैं उसके लिए, जो वर्किंग कर रहे हैं वो कुछ लोगों का मैसेज भी आ रहा था कि हम काम कर रहे हैं, हम मतलब जॉब करते हैं, तो थोड़ा सा क्लासेस में ये हो जाता है। हम बोले कोई दिक्कत नहीं, जब आपका टाइम मिले आप वीडियो का आप लोग रेगुलर वे में खाली आप जो आपका जो टाइमिंग है, देखिए क्या होता है कि जॉब जॉब से आने के बाद थोड़ा सा हरासमेंट होने के बाद इंसान को पढ़ने का मन नहीं करता है, ये बात सही है। लेकिन थोड़ा सा अगर आप उस टाइम को उस मतलब ये जो क्लासेस है एक टाइम अगर वो फिक्स कर दें या फिर फ्लेक्सिबल रखें, जो जिस टाइम आपको लगे सूटेबल उस टाइम आप लोग क्लासेस को मतलब कंटिन्यू चलिए, बिना देरी का मैं आज के क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि लाइन बहुत ही बेहतरीन था, ठीक है। समय अभी है, समय को लाना पड़ता है, ठीक है। समय समय मतलब क्या है कि सही समय कभी आता नहीं है, उसे लाना पड़ता है दोस्त, बस वही हम लोग का टाइम है और हम लोग का समय आ चुका है और हम लोग इस टाइम खड़े हैं। चलिए अब देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलते हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको दिख रहा हो क्वेश्चन दोस्त, ठीक है। देखिए क्या है कि ए वेरी थिन शीट ऑफ वुड विच इज कट फ्रॉम द राउंड logs with a 0.5 to 6 mm, 0.5 to 5 mm, द थिकनेस इज कॉल्ड। ये किसका थिकनेस बता रहा है? विनीर का है, ब्लैक बोर्ड का है, चिप बोर्ड का है या फिर फाइबर बोर्ड का है? बताएं। 0.5 से 6 mm तक होता है किसका? विनीर का। और पेन का मैं कलर चेंज कर लेता हूँ दोस्त, किसका? विनीर का, ठीक है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विनीर का होता है, विनीर। विनीर का थिकनेस कितना, 0.5 से 6 mm तक होता है, ठीक है। जिसका जो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर दोस्त, ठीक है। अब दूसरा देखिए ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, ब्लैक बोर्ड। इसका थिकनेस कितना, इसका विड्थ का थिकनेस कितना से कम नहीं होना चाहिए, इसका जो थिकनेस होना कितना से कम नहीं होना चाहिए, 25 mm से कम नहीं होना चाहिए इसका विड्थ का थिकनेस। और जनरली जो आपका हम लोग ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड का जो जनरली हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं बताएं। ब्लैक बोर्ड का जनरली हम लोग जो यूज़ करते हैं एलवेज हो गया, रेलवे के कैरिज में, जैसे आप लोग देखे होंगे रेलवे का जो सामान लेके आते जाते हैं वो सब बनाने में होता है। दूसरा बात कि हम लोग किसी भी बस का जो बॉडी होता है उसमें भी हम लोग ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ हम लोग देखे होंगे जो रिवर का जो क्राफ्ट बनता है, ठीक है, रिवर का जो क्राफ्ट बनता है उसमें भी हम लोग ब्लैक बोर्ड का यूज़ करते हैं दोस्त। इसका जो थिकनेस होता है कितना, 25 mm। इसका जो विड्थ का जो थिकनेस होता है 25 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए दोस्त। देखिए हम लोग लिखते हैं द थिकनेस ऑफ विड्थ, द थिकनेस ऑफ विड्थ नॉट बी लेस देन, नॉट बी लेस देन कितना, 25 mm दोस्त। 25 mm तक इसका थिकनेस से विड्थ से 25 mm से कम नहीं होना चाहिए। इसका यूजेज हम लोग क्या करते हैं, इट इज यूज फॉर, इट इज यूज फॉर कहाँ पे, रिवर क्राफ्ट्स, रिवर क्राफ्ट्स में। दूसरा हम लोग लिख सकते हैं क्या, दूसरा क्या था, बस के बॉडी बनाने में, बस बॉडी, बस बॉडी, ठीक है। और एक क्या था, रेलवे कैरिज में, क्या रेलवे कैरिज में, रेलवे कैरिज में, ठीक है। तो ये सब अलग अलग बनाने में, अलग अलग चीज़ बनाने में हम लोग इसका ब्लैक बोर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। एक आपका देखिए चीप बोर्ड है, ठीक है, चीप बोर्ड है, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं आप लोग बताएं। चीप बोर्ड है, ठीक है। ये जनरली जो बना होता है ये जैसे आपका 100 डस्ट हो गया, आपका हो गया जैसे 100 मिल हो गया, वो सबसे जो पतले पतले जो चिप्स होते हैं उससे आपका चिप बोर्ड को बनाया जाता है। जनरली जो इसका यूज होता है एलवेज हम लोग किसी भी फर्नीचर को, ठीक है, फर्नीचर को बनाने में हम लोग चिप बोर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। और खास करके आपका पार्टीशन डोर जो होता है, पार्टीशन डोर जो होता है हम लोग चिप बोर्ड के ही हेल्प से बनाते हैं। तो हम लोग लिखते हैं इट इज़ यूज फॉर, इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर दिया जाए, इट इज यूज फॉर पार्टीशन डोर, पार्टीशन डोर, ठीक है। और पार्टीशन डोर और क्या था, फर्नीचर को मेकिंग करने में, फर्नीचर मेकिंग, कुछ भी इससे बना सकते हैं, ठीक है। हो गया आपका। नेक्स्ट क्या है, लास्ट क्या आपका फाइबर बोर्ड है दोस्त। फाइबर बोर्ड का बताया कि इसका थिकनेस कितना वेरी से कितना, इसका थिकनेस कहाँ से कितना कितना से कितना वेरी करता है दोस्त। फाइबर बोर्ड जो होता है इसको हम लोग पहले पता है कि इसको किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि आजकल के एग्जामिनेशंस में उसका सेकेंड नाम भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रख रहा है और पूछता भी है। तो पहली बात कि आपको पता होना चाहिए कि जो फाइबर बोर्ड को हम लोग और क्या बोलते हैं, रिजिड बोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिजिड बोर्ड। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिजिड बोर्ड, रिजिड बोर्ड, ठीक है। फाइबर बोर्ड को हम लोग, फाइबर वुड को हम लोग और क्या बोलते हैं, रिजिड वुड बोलते हैं, रिजिड बोर्ड बोलते हैं। और इसका जो थिकनेस होता है, थिकनेस नॉट बी लेस देन, नॉट बी लेस देन कितना, 3 से 12 mm दोस्त। 3 से 12 mm तक इसका थिकनेस इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो गया आपका, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताएं। द इंक्रीज इन कोहेसिवनेस ऑफ कंक्रीट इट मेक्स, बताएं
द इंक्रीज इन कोहेसिवनेस इन कंक्रीट, वो क्या मेक करता है, क्या बनाता है। देखिए ये क्वेश्चन को समझने के लिए आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं एक ऑप्शन के साथ में दूंगा। एक तरह से प्रैक्टिकल वे में हम लोग चलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। देखिए अगर मान के चलिए कि मेरा कोई कंक्रीट है, कोई कंक्रीट स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर कंक्रीट स्ट्रक्चर में हम लोग अगर कोहेसिव कोहेसिव का जो कोहेसिव प्रॉपर्टी जो है, कोहेसिव मटेरियल जो है, उसका वैल्यू हम लोग अगर इंक्रीज कर दे रहे हैं, यही तो बोल रहे हैं ना कि अगर किसी भी कंक्रीट हम लोग कोई भी कंक्रीट का स्ट्रक्चर है और उसमें हम लोग कोहेसिवनेस का वैल्यू हम लोग इंक्रीज कर दे रहे हैं, ठीक है, कोहेसिवनेस का वैल्यू इंक्रीज कर दे रहे हैं, इट मीन्स क्या होगा, जैसे ही कोहेसिवनेस का वैल्यू इंक्रीज करेगा इट मीन्स जो कोहेसिव प्रॉपर्टी कोहेसिव मटेरियल जो मेरे कंक्रीट में मौजूद है, कोहेसिव मटेरियल जो मेरा कंक्रीट में मौजूद है उसके बीच बहुत ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, ठीक है। एक दूसरे से बहुत ही मतलब डेंस टाइप में बहुत ही मतलब जकड़ के एक दूसरे को रखेगा, ठीक है, मतलब पूरा पकड़ के रख लेगा। जब एक दूसरे को बहुत बेहतरीन तरीके से अगर पकड़ के रखेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि बताइए, तो अगर बहुत अगर एक एक दूसरे से कोई कोहेसिव मटेरियल है जो एक दूसरे से बहुत ही बेहतरीन तरीके से बॉन्डिंग है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना हुआ है, तो क्या वहां से फिर आपको श्रिंकेज होने का चांसेस रहेगा क्या? वहां से तो श्रिंकेज होने का चांसेस नहीं है। जब वहां से श्रिंकेज नहीं होगा तो वहां ब्लीडिंग भी नहीं होगा दोस्त, ठीक है। जब वहां श्रिंकेज नहीं होगा इट मीन्स कि वहां ब्लीडिंग भी नहीं होगा, ठीक है, और साथ ही साथ आपका सेग्रीगेशन भी नहीं होगा, ठीक है। जब हम लोग कोहेसिव जब भी कोहेसिव मटेरियल जब एक दूसरे से बहुत ही बेहतरीन बॉन्ड में है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन एक दूसरे को पकड़ के रखे हैं, होल्ड करके रखे हैं, बहुत ही मतलब हार्ड टाइप में, ठीक है। तो हार्ड टाइप में अगर पकड़ के रखे हैं इट मीन्स वही हो रहा है कि वहां से फिर आपको ना ही हमको ब्लीडिंग का वैल्यू बढ़ेगा, ना ही उसमें सेग्रीगेशन बढ़ेगा, और ना ही उसमें सेग्रीगेशन का वैल्यू बढ़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, द इंक्रीज इन कोहेसिवनेस ऑफ कंक्रीट इट मेक्स, जब वो बढ़ेगा नहीं तो घटेगा, तो लेस लायबल टू सेग्रीगेशन, एकदम कम सेग्रीगेशन कम होगा। मोर लायबल सेग्रीगेशन ये होगा ही नहीं। मोर लायबल ब्लीडिंग नहीं होगा। अभी हम लोग पढ़े हैं कि जब बॉन्डिंग बेहतरीन तरीके से रहेगा, पूरा एकदम हार्ड टाइप में रहेगा, एक दूसरे से एकदम बहुत ही तगड़ा बॉन्डिंग रहेगा, इट मीन्स कि वहाँ पर क्या होगा, सेग्रीगेशन होगा नहीं, ठीक है, सेग्रीगेशन बढ़ेगा नहीं, ना ही आपको ब्लीडिंग बढ़ेगा, ठीक है, और ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका अपना ही पहला ही आंसर है दोस्त। समझ में आया कि नहीं आया पहले बताएं। आ गया? चलो लो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए कोहेसिव कोहेसिव मटेरियल कौन कौन है, आप लोग जान ही रहे हैं, एग्रीगेट हो गया, सैंड हो गया, ये सब क्या है, एक कोहेसिव मटेरियल है। जब ये दूसरे को बीच जब एक दूसरे को बहुत ही बेहतरीन बॉन्ड से अगर मतलब बंध जाते हैं किसी भी कंक्रीट स्ट्रक्चर के अंदर, इट मीन्स कि वहां से फिर उस पर्टिकुलर पैलेस से आपका ना ही सेग्रीगेशन का वैल्यू बढ़ेगा, ना ही सेग्रीगेशन ज़्यादा होगा, ना ही उसमें ब्लीडिंग का वैल्यू आपका ज़्यादा होगा, मतलब ना ही ब्लीडिंग होगा, ना ही सेग्रीगेशन होगा, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए ऑप्शन नंबर ए तो हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। अब देखिए बताएं, इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट व्हेन टेस्टेड टू इट्स फाइननेस, हाँ, शुड बी लिव्स एनी रेसिड्यू ऑन आई एस सी नंबर 19 मोर देन, बताएं सी नंबर कौन सा सीमेंट है जी, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, बताएं इसका परसेंटेज रेसिड्यू कितना होगा, पूछ रहा है। आपको मैं इसका ट्रिक भी बताया था ना। पहले इसका आप आंसर बताएं, उसके बाद हम लोग उस पर बात करेंगे। कितना होता है जी? हाँ, 10%। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, 10% होगा, ठीक है, रेसिड्यू कितना होगा, 10%, ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं कि थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में। जैसे हो गया इसका हम लोग जानेंगे कि इसका परसेंटेज रेसिड्यू कितना होगा, कितना कम नहीं होना चाहिए, तो 10% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया कितना होता है, ओपीसी का, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का स्पेसिफिक सरफेस एरिया, स्पेसिफिक सरफेस एरिया, अरे यार चार्जिंग नहीं है, एक मिनट, चलिए हो गया। इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया कितना है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया, सरफेस सरफेस एरिया कितना होता है जी, किसका, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के केस में स्पेसिफिक सरफेस एरिया कितना था, 225
मीटर स्क्वायर पर केजी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एक और सीमेंट, इसका दूसरा सीमेंट हम लोग ले लेते हैं क्या, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, इसमें आपका जो देखा जाए कि इसमें क्या हो गया, यहाँ पे था क्या, परसेंटेज रेसिड्यू। इसमें परसेंटेज रेसिड्यू कितना होगा, परसेंटेज रेसिड्यू आप लोग बताएं कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का परसेंटेज रेसिड्यू कितना होता है। फिर तीसरा हम लोग लेते हैं क्या, पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड पोजुलोना सीमेंट। इसमें भी आप लोग बताएं कि परसेंटेज रेसिड्यू कितना होगा, कितना परसेंट होगा। ठीक है, और साथ ही साथ इसका आप सरफेस स्पेसिफिक सरफेस एरिया बताएं, स्पेसिफिक सरफेस एरिया बताएं कितना होता है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया बताएं कितना होता है। देखिए, हम लोग रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का बात कर रहे हैं। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में आपका जो परसेंटेज रेसिड्यू कितना होता है, 5% से ज़्यादा नहीं होता है दोस्त। ठीक है, इसका भी पोर्टलैंड पोजुलाना सीमेंट का भी आपका 5% से ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, 5% से ज़्यादा नहीं होता है। और हम लोग जान लें कि आपका रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का जो आपका स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है कितना होता है, 325 325 मीटर स्क्वायर पर केजी। ठीक है, और इसका कितना होता है, पोर्टलैंड पोजुलाना सीमेंट का 300 मीटर स्क्वायर पर केजी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो पहले आप बताएं, हम यहाँ तक कोई दिक्कत है तो सबसे पहले आप लोग बताएं कि यहाँ तक कोई दिक्कत है। ये तो सबको ही याद होगा, परसेंटेज रेशियो ही सबको याद होगा, और साथ ही साथ सरफेस सरफेस एरिया भी जितने भी हैं सबको पूरी तरह से बेहतरीन तरीके से याद होंगे। ये सब इजी टर्म है, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ऐसा इसमें से कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि आपको भूला भूला जैसा लगा हो, क्योंकि हम लोग क्लासेस में भी जितने भी हम लोग अभी क्लासेस में कर रहे हैं, आज ये आपका क्लास मतलब सब्जेक्ट वाइज क्लास नंबर 4 है। ठीक है, और हम लोग 3 क्लास में हम लोग बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन भी किए हैं, और नेक्स्ट क्लास इसी इसी टाइप का आपको मिलने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। ठीक है, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन बस विथ एक्सप्लेनेशन 360 डिग्री हम लोग एक्सप्लेनेशन का जो बात किए हैं उस पर खड़ा उतरना है। ठीक है, एक पॉइंट आप मुझे बता दें कि 90 माइक्रोन सीव के लिए, ठीक है, जो हम लोग सीमेंट का ये देखिए, जो हम लोग कोई भी सैंपल को हम लोग जब 90 माइक्रोन सीव से हम लोग सीविंग करते हैं, तो उसका एक टाइम टाइम होगा ना, कोई सर्टेन टाइम, कितना टाइम तक हमको सेविंग करना है। किसी भी सैंपल को हम लोग जब 90 माइक्रोन सीव में डालते हैं, ठीक है, तो उसका जो टाइम कितना होता है, कितना टाइम तक हमको लोग सेविंग करते हैं, तो एवरेज 15 मिनट तक करते हैं। याद रखिएगा कितना, 15 मिनट तक हम लोग कंटिन्यूअस सेव करते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो गया कितना, 10। याद रखिएगा ये सारा पॉइंट भी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेन पेंट इज अप्लाइड इन 3 कोट, द फर्स्ट कोट इज नोन एज, हम लोग क्लास में किए हैं, फर्स्ट कोट क्या होता है, सेकेंड कोट क्या होता है, थर्ड कोट क्या होता है। फर्स्ट कोट में प्लास्टरिंग का थिकनेस क्या होता है, प्लास्टरिंग का है लेकिन यहाँ पेंट के बारे में दिया हुआ है तो हम लोग भी जान लेंगे। तो पहले आप ये बता लें कि वेन पेंट इज अप्लाइड ऑन 3 कोट, द फर्स्ट कोट हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम कोट बोलते हैं। इसमें कोई दिक्कत, हाँ इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। हाँ ठीक है, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्त। हाँ देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आप लोग पहले पढ़े हुए हैं ऐसा क्वेश्चन को। टू प्रिवेंट ब्रिक्स फ्रॉम ए डिफेक्ट सच एज श्रिंकेज वार्पिंग विच मेजर इंग्रेडिएंट इज एडेड इन ए मिक्स ड्यूरिंग ए प्रिपरेशन। बताएं कि ये जो प्रिवेंट हो रहा है, इसको रोका जा रहा है, जैसे श्रिंकेज का हो गया, वार्पिंग हो गया, इनमें से कौन सा इंग्रेडिएंट है जिसके अंदर ये सारे जो फंक्शंस हैं देखे जाते हैं दोस्तों। सिलिका हो गया, लैम हो गया, फेरिक ऑक्साइड हो गया, देन आपका एल्यूमिना हो गया। बताएं, हम लोग पढ़े क्लास में ना, इसका ट्रिक भी पढ़े हैं। इसका ट्रिक क्या है, ये क्वेश्चन तो आपसे गलती होना भी ना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर सिलिका इज ए राइट आंसर। सिलिका इज ए राइट आंसर दोस्त। ठीक है, सिलिका का जो इसका देखिए, इसका फंक्शन क्या होता है। सिलिका जब भी जो हम लोग किसी भी ब्रिक को तैयार करते हैं तो उसमें सिलिका का परसेंटेज कितना होता है, एलवेज 50 से 60% होता है। ठीक है, जो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि सिलिका का परसेंटेज कितना होता है, 50 से 60% होता है दोस्त। ठीक है, तो 50 से 60% जब तक उतना उस लिमिट तक प्रेजेंट रहेगा ब्रिक में, तो किसी भी प्रकार का ब्रिक में कुछ डिफेक्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे दोस्त। ठीक है, जैसे ही 50% से या 60% से अधिक
सॉरी 60% से अधिक, क्योंकि मैक्सिमम इसका 50 से 60 है। अगर 60% से अधिक जैसे ही इसका परसेंटेज होगा, मतलब 60% से एक्सीड अगर हो जाएगा किसी कारणवश, तो जैसे ही एक्सीड होगा इट मीन्स क्या करेगा, क्या करेगा, ब्रिक को ब्रिटल कर देगा। ब्रिक को ब्रिटल कर देगा इट मीन्स अगर ब्रिक थोड़ा सा भी आप लोग हाइट से गिराइएगा इट मीन्स तुरंत टूट जाएगा। ठीक है, तो इसका लिमिट जो होता है, सिलिका का लिमिट बहुत ही ध्यान से लोगों का जिस टाइम जो कंपनी वाले होते हैं जो ब्रिक जो मैन्युफैक्चर करते हैं वो सब बहुत ध्यान से इसका परसेंटेज यूज़ करते हैं। इसका क्या है, जितने भी इसमें कंस्टिट्यूएंट हैं, सिलिका हो गया, लाइम हो गया, फेरिक ऑक्साइड हो गया, आयरन ऑक्साइड हो गया, एल्यूमिना हो गया, सबका परसेंटेज जो सर्टेन दिया गया है उसी परसेंटेज पे ये लोग यूज़ करते हैं, ना ही ज़्यादा ना ही कम, क्योंकि इसका सभी का अलग अलग डिफेक्ट्स है। ठीक है, कि इसका परसेंट, इसका एक्सेस, इसका किसी भी परसेंट का एक्सेस हो जाने से मेरा ब्रिक पे क्या इफेक्ट पड़ेगा दोस्त। ठीक है, तो हम लोग समझ गए कि इसका आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसका परसेंटेज कितना होता है, 50 से 60%, 50 से 60%। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसका बाद दूसरा हम लोग देख लेते हैं इसका ट्रिक, पहले हम लोग देख लेते हैं इसका ट्रिक, क्योंकि लोगों का याद तो होगा, हमको पता है कि 110% सभी को याद होगा, लेकिन इसमें भी कुछ परसेंट होंगे जिसको प्रॉब्लम होता होगा। मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ। क्या ट्रिक है, SALIM, सलीम। ऐसे क्या हो गया आपका, सिलिका। ठीक है, ए से क्या हो गया आपका, एल्यूमिना। ठीक है, एल से क्या हो गया आपका, लाइम। आई से क्या हो गया आपका, आयरन ऑक्साइड। एम से क्या हो गया आपका, मैग्नीशिया। ठीक है, कोई दिक्कत, ये सबको पता होगा। इसका परसेंटेज भी थोड़ा सा आप लोग बता दे तो अच्छा रहेगा। देखिए 50 से 60% होगा सिलिका। ठीक है, लाइम कितना होगा जी, 15 से 30 या फिर 20 से 30, बताएं। किसी किसी बुक में वैल्यू 15 से 30 कहीं लिया हुआ है, कहीं 20 से 30 लिया हुआ है। ठीक है, 20 से 30 होगा, 20 से 30% एल्यूमिना हो गया। ठीक है, लाइम कितना होता है, 5 से 6%। ठीक है, आयरन ऑक्साइड कितना होता है, आयरन ऑक्साइड ये भी आपका 0.5 से 6% होता है, 0.5 से 6%। ठीक है, मैग्नीशियम कितना, <<1% ठीक है, ये सारे परसेंटेज जो कि सबको आप लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पता होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, द एडिशन ऑफ फ्लाई अस्क एज एन एडिटिव इन द ब्रिक मिक्स प्रोपोर्शन रिजल्ट्स इन। जब भी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जब भी हम लोग, सबसे पहले इसमें इसमें दो क्वेश्चन बन रहा है, क्या फ्लाई अस्क क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, और साथ ही साथ इसका, इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि फ्लाई अस्क क्या होता है। ठीक है, देखिए इसका मैं फिगर भी मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, ये देखिए आपको दिख रहा होगा कि फ्लाई अस्क किस टाइप से होता है। ठीक है, जितने भी आपका ये फ्लाई अस्क जो होता है, ये एक्चुअली जो होता है बाय प्रोडक्ट होता है किसका, सीमेंट, कोल का, कोयला, कोयला जो होता है उसी का बाय प्रोडक्ट होता है। ठीक है, उसी का चूर्ण जो बनता है, उसी का जो चूर्ण होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लाई अस्क बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, चाहे चून हो जाए, मतलब फ्लाई कोयला हो जाए, चाहे आपका एक और क्या बोलते हैं आपका, ये बोलते हैं देखिए लिग्नाइट। ठीक है, लिग्नाइट का भी अगर चूर्ण, मतलब उसका जो डस्ट रहता है उसी को हम लोग चूर्ण बोल रहे हैं। ठीक है, उसी को, उसी से फ्लाइस तैयार किया जाता है। ठीक है, उसी को हम लोग तैयार क्या किया था, उसी को हम लोग फ्लाइस बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो इसका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। ठीक है, इसका हम लोग जहाँ जहाँ यूज़ करेंगे, जैसे हम लोग सीमेंट में कभी यूज़ कर देते हैं, चाहे हम लोग ब्रिक में यूज़ करते हैं, बेसिकली इसका ज़्यादा मेजर जो यूज होता है आपका ब्रिक में होता है। ठीक है, देखिए ब्रिक, इसका, इससे जो ब्रिक बनता है किस टाइप से बनता है आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये इसका ब्रिक है, इसका स्ट्रेंथ भी अच्छा रहता है। ठीक है, इसका प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी, लेकिन फिलहाल देख लेते हैं। आप लोग ब्रिक देख लीजिए किस टाइप से है, आप लोग फ्लाइस ब्रिक देखे होंगे। ठीक है, और इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी अच्छा खासा होता है। इसमें ना ही आपका किसी तरह का थर्मल इंसुलेशन होता है, और ना ही इसमें कोई फायर रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, तो सारे को हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे, और इसका स्ट्रेंथ भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है दोस्तों, नॉर्मल ब्रिक के कंपेरिजन में। चलिए हम लोग पीछे आ जाते हैं पहले, और थोड़ा सा हम लोग
इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए, पहली बात क्या लिखेंगे हम लोग, कि हम लोग इसका हम लोग पहली बात, इसका लाभ क्या है, इसका एडवांटेजेस क्या है, फ्लाई एश का एडवांटेजेस हम लोग पहले लिख लेते हैं। एडवांटेज ऑफ फ्लाई एश, ठीक है। देखिए पहला क्या होता है, जब इसका पहली बात की कॉस्ट कम होता है, ठीक है। सबसे पहला हम लोग लिखेंगे क्या, इट रिड्यूस कॉस्ट, ठीक है। इसमें इसका लागत कम होता है। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो होता है आपका क्या होता है, थर्मल रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। थर्मल इंसुलेशन से रेजिस्ट करता है, ठीक है। इट इट इम्प्रूव इम्प्रूव थर्मल इंसुलेशन प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करता है, ठीक है। तीसरा, ये फायर रेसिस्टेंस को भी रेजिस्ट करता है, ठीक है। इट इंक्रीज, अच्छा रहेगा, ठीक है, इंक्रीज फायर रेसिस्टेंस, क्या, इट इंक्रीज फायर रेसिस्टेंस, ठीक है। और एक चौथा पॉइंट जो हो जाएगा क्या, क्या, इट रिड्यूस ड्राई श्रिंकेज को भी ये कम करता है, ठीक है। क्या, ड्राई श्रिंकेज को ये कम करता है, इट रिड्यूस ड्राई श्रिंकेज, ठीक है। जब ये ड्राई श्रिंकेज को कम कर दिया, इट मीन्स कि इसका स्ट्रेंथ बहुत ही जबरदस्त होगा, ठीक है। पांचवा, इट इम्प्रूव स्ट्रेंथ, नॉर्मल ब्रिक के कंपेरिजन में इसका स्ट्रेंथ बहुत ही जबरदस्त होता है, इट इम्प्रूव स्ट्रेंथ, ठीक है। ये आपका 5 पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। एक पॉइंट और है, हाँ, दूसरा एक और क्या है, जिससे जिससे हम लोग नॉर्मल ब्रिक देखते होंगे, जो हम लोग नॉर्मल ब्रिक तैयार करते हैं क्ले वाला ब्रिक और फ्लाई एश ब्रिक, क्ले वाले ब्रिक में आपका क्रैक्स दिखता होगा, ठीक है, दिख जाता है। लेकिन आपको जो फ्लाई एश ब्रिक है, इसमें क्रैक बहुत कम दिखेगा, और ये आपका प्रोबेबिलिटी को भी कम करता है, क्रैक को भी कम करता है, क्रैक भी इसमें कम होता है, देन इसमें प्रोबेबिलिटी भी कम होता है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे छठा, रिड्यूस क्रैक्स प्रॉब्लम एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है दोस्त। तो ये सारा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसमें देखिए क्या था, एडिशन ऑफ फ्लाई एश इन एडिटिव इन द ब्रिक मिक्स प्रोपोर्शन रिजल्ट्स रिड्यूस ड्राइंग श्रिंकेज, देख रहे हैं ना, इट रिड्यूस ड्राई श्रिंकेज को ये रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, ये एडवांटेज आप याद रखिएगा। अभी ये पूछ देगा, पता नहीं, हम लोग नेक्स्ट क्लासेस करेंगे तो उसमें स्टेटमेंट वाइज में आपको दे देगा, पूछ सकता है। इसीलिए मैं ये सारा पॉइंट आपको इसलिए लिखाया हूँ कि इससे आपका स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन बनते हैं और वन लाइनर भी बनते हैं। जैसे कि इसमें वन लाइनर बन गया, ठीक है। थोड़ा सा और बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे हम लोग, थोड़ा और डीपली जाएंगे तो इस टाइप में आपको इसमें फ्लाइस से आपको फिर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी दिखेंगे दोस्त, ठीक है। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये तो हम लोग देख ही दिए अच्छी तरह से, फ्लाइस का ये आपका फ्लाइस का ब्रिक है, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट क्या है, डेबल एट्रेशन टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन, बताएं, इजी क्वेश्चन है भाई। क्या डिटरमाइन करता है, एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू, एग्रीगेट रफनेस वैल्यू, या फिर एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू, बताएं। तो एलवेज आप लोग जानते भी होंगे कि डेबल एट्रेशन टेस्ट जो है, ये एलवेज एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू डिटरमाइन करता है। क्या, एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू, इसका एक फार्मूला होता है, ठीक है। आप लोग लिख लें, परसेंटेज ऑफ वियर कितना होता है, लॉस ऑफ वेट डिवाइडेड बाय इनिशियल वेट, ठीक है। कितना, लॉस ऑफ वेट डिवाइडेड बाय इनिशियल वेट, उसका इनिशियल वेट कितना था और कितना वेट उसका लॉस हुआ, इनिशियल वेट इंटू 100, ठीक है। ये फार्मूला हो गया।
ये किसका हो गया, डबल इटरेशन टेस्ट का। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा हम लोग देख रहे थे, इसमें दो टाइप का होता है, एक डबल इटरेशन टेस्ट हो जाता है, दूसरा आपका डोरी एब्रेशन टेस्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरा डोरी एब्रेशन टेस्ट, डोरी एब्रेशन टेस्ट। ये क्या फाइंड करता है दोस्त, ये क्या फाइंड करता है, क्या डिटरमाइन करता है, ये हार्डनेस डिटरमाइन करता है। इट इज यूज टू डिटरमाइन हार्डनेस, हार्डनेस। ठीक है, इसका फॉर्मूला, इसका भी फॉर्मूला होता है, जिससे कि एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन पूछते हैं दोस्त, इसके फॉर्मूला से। ठीक है, क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस इक्वल टू 20 माइनस लॉस ऑफ वेट इन ग्राम में डिवाइडेड बाई क्या 3। इस ये जो फॉर्मूला है, इससे आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसका जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर दोस्त, एब्रेशन एग्रीगेट एब्रेशन टेस्ट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट गैप ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, बताएं कि गैप ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट के बारे में आप लोग इसका बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप कमेंट में दें, कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर आप टाइप करें। ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट पूछ रहा है चारों में से, कुछ इसमें क्वेश्चन घुमाया नहीं है, सिर्फ आपको गैप ग्रेडिंग क्या होता है, ठीक है, और उसका स्टेटमेंट जो चार दिए हुए हैं इसमें आपको आंसर करना है। ठीक है, इसके आंसर हम आपसे पूछ रहे हैं, बताए आपको बताना होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तब तक बताएं, इजी क्वेश्चन है दोस्त। सीमेंट के बारे में तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हैं, उसके बक्स कंपाउंड के बारे में, जो कि यहाँ पर चार अलग अलग बक्स कंपाउंड दिए हुए हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, विच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट अ बक्स कंपाउंड प्रेजेंट इन अ सीमेंट। सीमेंट में इनमें से कौन सा, जो कि उसका केमिकल नेम दिया हुआ है, केमिकल नेम दिया हुआ है, पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा प्रेजेंट नहीं होता बक्स कंपाउंड में, बताएं इसे क्या बोलते हैं जी। C4AF होता है ना, C4AF टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फिरेट। ठीक है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फिरेट, लेकिन यहाँ देखिए क्या है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फिरेट, ये तो होता है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फिरेट का, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ क्या यहाँ देखिए SiO2 दे दिया है, यही तो ये गलत हो गया, ये होगा नहीं, ये टर्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये मेरा रॉन्ग हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, डाई कैल्शियम एल्यूमिनेट, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता भी होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर दोस्त। इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है, ये बक्स कंपाउंड का फंक्शन क्या है, हम लोग क्लासेस में किए हुए हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा आप लोग को, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी क्लासेस हो रहे हैं सारे क्लासेस को आप 1 से 2 बार देखें। ठीक है, अभी तो बिल्डिंग मटेरियल है, शुरुआत है, इसके बाद हम लोग इसमें करीब अच्छे खासे पार्ट होने वाला है, ये आपका 4 पार्ट है। इसके बाद हम लोग देखिए इसमें लगभग हम लोग 7 से 10 पार्ट हम लोग करने वाले हैं ओनली फॉर बिल्डिंग मटेरियल का। ठीक है, और 10 पार्ट में आपका कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो कि एग्जामिनेशन से पूछे और ये 10 सेट से आपका बाहर चल जाएगा। ठीक है, कभी नहीं जा सकता है, क्योंकि हम लोग सारा क्वेश्चन का 360 एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं, और साथ हमको एडिशनल पॉइंट भी हम लोग जान रहे हैं। तो क्वेश्चन कहाँ से जाएगा यार, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी मारेगा। ठीक है, चाहे आप BTSC जेई का तैयारी करें, चाहे आपका SSC जेई मेंस के लिए रहे, सबके लिए ये सब क्वेश्चन आपका रेडी है। ठीक है, तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखें, और जहाँ पर आपको डाउट हो रहा है, डाउट आप लोग एनी हाउ कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब बताएं, ब्रिक से क्वेश्चन है, क्या है कि व्हाट इज द portion of a brick without triangular corner equal to half width and half length, उसे कौन सा ब्रिक बोलते हैं, ये पूछ रहा है आपसे। क्या उसे हम लोग किंग क्लोजर बोलते हैं, या वो उसे स्क्वेंट ब्रिक बोलते हैं, या फिर उसे क्वीन क्लोजर बोलते हैं,
या फिर क्लोजर बोलते हैं, सॉरी हम इसको किंग क्वीन बोल देते हैं, ये किंग क्लोजर है, ठीक है। तो कौन सा ब्रिक है जो कि हम लोग को उसका क्या है, विदाउट लेंथ कॉर्नर इक्वल टू हाफ विड्थ एंड हाफ लेंथ, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हम्म, देखिए हाफ विड्थ एंड हाफ लेंथ, ये आपका ब्रिक हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग ब्रिक बनाएं, थोड़ा मतलब समझने के लिए कि इस टाइप से ब्रिक होना चाहिए, कोशिश करते हैं, बनेगा कहीं नहीं, कोशिश करना हम लोग का काम है, कोशिश करना है 100%, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रिक बन जा भाई, बन जा बन जा। ये मेरा ब्रिक हो गया, ठीक है। एक मतलब मोटा मोटी समझिए कि ये ब्रिक हो गया, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, व्हाट पोर्शन ऑफ ब्रिक विदाउट ट्रायंगुलर कॉर्नर इक्वल टू हाफ विड्थ, हाफ 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 द विड्थ एंड हाफ द लेंथ, उस ब्रिक को हम लोग क्या बोलते हैं बताएं? हाफ हाफ विड्थ बोल रहा है, ठीक है। अगर यहाँ से हम लोग काट दें इसको इस टाइप से, ये आपको हो जाएगा हाफ लेंथ के लॉन्ग हो गया, ये हो गया ये वाला पोर्शन, ठीक है। हाफ लेंथ हो गया ये, और हाफ विड्थ हो गया, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एलवेज किंग क्लोजर बोलते हैं भाई, किंग क्लोजर, जो कि आप लोग को पता भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, किंग क्लोजर बोलते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत? फिगर में देख रहे हैं ना, क्या बोला है, हाफ विड्थ एंड हाफ लेंथ, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? किंग क्लोजर बोलते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा क्या आपका, इस टाइप से स्क्वेंट ब्रिक है, इसको इसका फिगर किस टाइप से होगा? हम्म, बताएं कि स्क्वेंट ब्रिक है, इसका फिगर किस टाइप से बनेगा? देखिए एक मैं छोटा रफ बनाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये आपका ब्रिक हो गया, ठीक है। यही ब्रिक को या अगर हम लोग स्क्वेंट ब्रिक का बात करें तो ये देखिए सेम ई भी है, मतलब ये ब्रिक मतलब किंग क्लोजर ब्रिक और स्क्वेंट ब्रिक दोनों सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, देखिए इस ब्रिक को हम लोग यहाँ से काट दिए थे ना, ये हाफ पार्ट वाला, हाफ हाफ विड्थ के लॉन्ग देन हाफ लेंथ के लॉन्ग, ये आपका हो गया क्या, किंग क्लोजर। और यही इतना ही पार्ट अगर हम लोग ये साइड से भी काट लें, मतलब दोनों साइड से अगर हम लोग काट लेते हैं, अगर दोनों साइड से काट लेते हैं तो क्या इस टाइप से मुंह आ जाएगा, मतलब ट्रेंगुलर शेप में है, ट्रेंगुलर शेप में आएगा ना, इस टाइप से, देखिए किस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से आएगा ना। हाफ इधर से काट दिया, हाफ इधर से काट दिया, तो मेरा इस टाइप से बच गया ब्रिक, इस टाइप से आएगा, ऐसे आएगा और ऐसे आएगा, आएगा ना। उस ब्रिक को हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्क्वेंट ब्रिक बोल रहे हैं दोस्त, क्या बोल रहे हैं? स्क्वेंट ब्रिक बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? स्क्वेंट ब्रिक, स्क्वेंट ब्रिक, ठीक है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्लोजर क्या है, किंग क्लोजर क्या है, आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है। चलिए देखिए, द लाइट वेट एग्रीगेट आर ऑब्टेन फ्रॉम है, बताएं लाइट वेट एग्रीगेट हम लोग कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? क्या वो सेडिमेंट्री रॉक से, क्या मेटामॉर्फिक रॉक से, क्या इग्नियस रॉक से, देन हम लोग वोल्केनिक सोर्स से। तो एलवेज जो हम लोग लाइट वेट एग्रीगेट जो हम लोग ऑब्टेन करते हैं, एलवेज कहाँ से? वोल्केनिक सोर्स से, ठीक है। देखिए लाइट वेट एग्रीगेट भी आपका दो टाइप का होता है, ठीक है। एक आपका आता है नेचुरल लाइट वेट एग्रीगेट, और दूसरा क्या होता है? आर्टिफिशियल लाइट वेट एग्रीगेट, ठीक है। तो इसका हम लोग इससे क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग यहाँ थोड़ा सा इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं तो अच्छा रहेगा। आपका इधर क्या है? नेचुरल लाइट वेट एग्रीगेट, लाइट वेट लाइट वेट एग्रीगेट, ठीक है। दूसरा इधर क्या है? आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल लाइट वेट एग्रीगेट, लाइट वेट एग्रीगेट, ठीक है दोस्त। अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में कौन सा लाइट वेट एग्रीगेट है और कौन कौन सा आपका आर्टिफिशियल एग्रीगेट है, क्योंकि एग्जामिनेशन से पूछते हैं, चार को ऑप्शन दे देगा, एक दे देगा आर्टिफिशियल एग्रीगेट का, और पाँच तीन को रहेगा लाइट नाइट नेचुरल एग्रीगेट का, आपसे पूछ देगा, ठीक है। तो आप जानिएगा तभी ना कि इनमें से कौन सा कौन 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 होता है आपका नेचुरल एग्रीगेट, कौन होता है आपका आर्टिफिशियल एग्रीगेट, ठीक है। देखिए आपका
नेचुरल एग्रीगेट आपका फर्स्ट क्या हो जाएगा, प्यूमिक, ठीक है, अस्कोटिया, ठीक है, राइस हस्क, भूसा जिसको बोलते हैं हम लोग, सॉडस्ट, ठीक है, और क्या होता है, डेक्टोमैट, ठीक है। ये आपका नाम है किसका, नेचुरल एग्रीगेट का, ठीक है, अलग अलग, प्यूमिक हो गया, स्कॉटिया हो गया, राइस हस्क हो गया, सॉडस्ट हो गया, देन आपका डेटोमेट हो गया। ये किसका हो गया, नेचुरल एग्रीगेट का। इसके बाद जो दूसरा है क्या, आर्टिफिशियल एग्रीगेट। ये देखिए इसमें किस टाइप से नाम होते हैं, सेंडर, ठीक है, ब्रेज, ठीक है, सेंडर हो गया, ब्रेज हो गया, फिर हम लोग फॉर्म्ड स्लैग, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, ब्लोटेड स्लैग। इसके बाद नेक्स्ट सेल भी होता है, सेल हो गया, स्लेट हो गया। ये सारे जितने सारे क्या है, आर्टिफिशियल एग्रीगेट है। और देखिए क्या है, परलाइट हो गया, परलाइट हो गया, फिर आपका थर्मोकोल बीट्स, ठीक है। ये सारे जो हैं आपका क्या है, आर्टिफिशियल एग्रीगेट है दोस्त। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये तो सबको याद होगा, लेकिन ये इस पे याद रखना पड़ेगा। एग्जाम में आपका यही पूछेगा, ये नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ये सारे सोर्स कहाँ से मिलते हैं, तो वोल्केनिक सोर्स से मिलते हैं, ठीक है। यही हमसे पूछ रहा था ऑप्शन में, ठीक है, इस क्वेश्चन में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्त। बताएं, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, इजी है। मोबिलिटी क्या है, ब्लीडिंग क्या है, सेग्रीगेशन क्या है, कंसिस्टेंसी क्या है, बताना है क्या। चलिए इसके बारे में, ये सब मतलब मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन को हमको किस टाइप से फोन सॉल्व करना है दोस्त। सबसे पहले हमको जो आता हो, ठीक है। मान के चलिए कि हमको किसके बारे में आ रहा है, सेग्रीगेशन के बारे में। सेग्रीगेशन क्या होता है, सेग्रीगेशन क्या होता है, जब किस कंक्रीट सेपरेट हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं किस में सेपरेट हो रहा है, एबिलिटी टू मोल्डेड नहीं, वाटर गेन नहीं, फॉर्म ऑफ कंक्रीट, फर्मनेस ऑफ कंक्रीट, क्या हो जाएगा जी। हम्म बताएं पहले आप लोग, क्या होगा इसका आंसर। मोबिलिटी, ब्लीडिंग, सेग्रीगेशन, कंसिस्टेंसी। हाँ, कंसिस्टेंसी क्या होगा जी, सेपरेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ ए कंक्रीट। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेग्रीगेशन। इसमें तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। कंसिस्टेंसी मतलब फर्मनेस ऑफ कंक्रीट। एस का वन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर दोस्त, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कंसिस्टेंट सेग्रीगेशन तो आपको पता है कि जो कंक्रीट सेपरेट हो जाता है। देन ब्लीडिंग क्या, वाटर, वाटर रीगेन, पी का, पी का क्या, मोबिलिटी हो गया आपका, पी का तीन, एबिलिटी टू मोल्डेड, मोबिलिटी, ब्लीडिंग क्या हो गया आपका, वाटर अगेन है, ब्लीडिंग, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लैम्प इज मैन्युफैक्चर बाय ए बर्निंग मार्बल, वाइट चल्क, कैलकुलोरियस टूफा, प्योर लाइम स्टोन, सी सेल और कोरेल। बताएं इनमें से कौन सा लाइम है जो कि ये सब जो अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग करके तैयार किया जाता है, उसे हम लोग कौन सा लैम्प बोलते हैं, तो एलवेज हम लोग फैट लैम्प बोलते हैं। फैट लैम्प का और कौन कौन सा लैम्प है, रिच लैम्प, वाइट लैम्प, वाइट लैम्प, फैट लैम्प हो गया, रिच लैम्प हो गया, वाइट लैम्प हो गया, और क्या बोलते हैं, फैट लैम्प, रिच लैम्प, वाइट लैम्प, पुअर लैम्प भी इसको बोलते हैं हम लोग, पुअर लैम्प भी बोलते हैं, ठीक है। ये फैट लैम्प, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फैट लैम्प। अब इनमें से देखिए हाइड्रोलिक लैम्प क्या है, आप लोगों को पता है पूरी अच्छा से कि हाइड्रोलिक लैम्प क्या होता है, हाइड्रोलिक लैम्प क्या होता है जी।
इसका सोर्स क्या होता है आप लोग ये बता पहले, हाइड्रोलिक लैम्प का सोर्स क्या होता है? कंकर। क्या कंकर लिखेंगे? लेकिन क्या कंकर इज अ, कंकर, कंकर इज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोलिक लैम्प। ठीक है। अब हाइड्रोलिक लैम्प को हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, सबको पता होगा, अंडर वाटर में, अंडर वाटर में यूज़ करते हैं। ठीक है। ये वाटर में इनसोल्युबल होता है, इनसोल्युबल, इनसोल्युबल इन वाटर। ठीक है। ये सारे इसका पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्त। नेक्स्ट देखिए क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग टेस्ट आर यूज फॉर टेस्टिंग ऑफ ए टाइल्स। टाइल्स की टेस्टिंग के लिए इनमें से कौन कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है? ब्रेकिंग स्ट्रेंथ टेस्ट एकदम सही है, इम्पैक्ट टेस्ट एकदम सही, ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ टेस्ट एकदम सही, वाटर ऑब्जर्वेशन टेस्ट एकदम सही। मतलब ये चारों स्ट्रेंथ, चारों टेस्ट है। चारों टेस्ट किसमें जी? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, डी इज राइट आंसर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ बताएं। डिस्टेम्पर, डिस्टेम्पर आर जनरली यूज टू कोट अप। बताएं डिस्टेम्पर किस टाइप का एक पेंट है? ये वाटर पेंट है। डिस्टेम्पर किस टाइप का पेंट है? ये वाटर पेंट है। इसमें डिस्टेम्पर में जब तक हम लोग पानी पानी यूज़ करेंगे तभी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वाटर पेंट है। मेनली इसका जो फंक्शन है, इसका यूज़ हम लोग इंटीरियर में करते हैं, ना कि एक्सटीरियर में। ओनली फॉर इंटीरियर यूज़ के लिए डिस्टेम्पर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, घर के अंदर वॉल में अगर आपको डिस्टेम्पर यूज़ कर रहे हैं तो ये खाली आप लोग घर के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं इसको। घर के बाहर आप लगाइएगा तो ये वॉश होके धुल के बह जाएगा दोस्त। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है इंटीरियर सरफेस विच आर नॉट एक्सपोज टू इन्वायरमेंट। एकदम सही, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अब बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कि एडिशन एक्सटेंडर्स, एडिशन एक्सटेंडर्स इन अ पेंट इंक्रीज इट्स। एक्सटेंडर्स क्या होता है? एगो क्या होता है एक्सटेंडर्स? कंपोनेंट्स ऑफ ए पेंट है का, उसका एक पार्ट है जो कि जब भी हम लोग एक्सटेंडर्स हम लोग किसी भी पेंट में यूज करते हैं, इट मीन्स क्या, उसका वॉल्यूम, पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन को, उस पेंट का पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देता है। क्या, जब हम लोग एक्सटेंडर को यूज करेंगे तो, एक्सटेंडर या फिर फिलर। ठीक है, दोनों दोनों को सेम नाम है। जब हम लोग एडिशन इसको एज कर, पेंट में हम लोग जब ऐड करते हैं तो क्या इंक्रीज कर देता है? वो पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, क्या करता है? पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर दोस्त। ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? रिफैक्ट्री ब्रिक, रिफैक्ट्री ब्रिक आर जनरली यूज टू रेजिस्ट। रिफैक्ट्री ब्रिक एक तरह से ये फायर क्ले ब्रिक होता है। जनरली ये जो रजिस्ट रजिस्ट करता है, क्या ये रजिस्ट करता है? ये एलवेज हाई टेम्परेचर को रजिस्ट करता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर को रजिस्ट करता है, ना कि केमिकल रिएक्शन को, ना ही डैम्पनेस को, ना ही वेदरिंग एक्शन को। ये एलवेज हाई टेम्परेचर को रजिस्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताएं। चीप मार्क, डायगोनल ग्रेन, टॉर्न ग्रेन एंड वाइन आर द डिफेक्ट्स इन अ टिम्बर ड्यू टू। क्या ये किस टाइप के डिफेक्ट्स हैं? ये क्या कन्वर्जन डिफेक्ट्स है, इंसेक्ट्स है, नेचुरल फोर्सेस है, या फिर फंगई है? बताएं। चीप मार्क हो गया, डायगोनल ग्रेन हो गया, टॉर्न ग्रेन हो गया, वाइन हो गया, ये एलवेज क्या डिफेक्ट ड्यू टू कन्वर्जन। ठीक है, डिफेक्ट ड्यू टू कन्वर्जन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन थोड़ा आसान आसान है, घबराना नहीं है। अब बताएं। केमिकल कंपाउंड सच एज ए डाई क्लोरो डाई इथाइल ट्राई क्लोरो इथेन, DDT जिसका बोल रहे हैं, आर अप्लाइड ऑन ए वुड फॉर ए प्रिवेंशन ऑफ ए। जब हम लोग DDT जब हम लोग किसी भी वुड पे अप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या क्या प्रिवेंट करता है, किसको रोकता है? क्या वो वेट वेट रूट को वेट रोट को रोकता है, या फिर डिस्कलरेशन से रोकता है, इंसेक्ट से रोकता है? तो एलवेज क्या रोकता है? ये इंसेक्ट को रोकता है। DDT का मतलब यही है कि टिम्बर को प्रिजर्व करके रखने का काम है। मतलब किसी तरह के इंसेक्ट्स हो गए,
अलग अलग जो टिम्बर में जो लगते हैं, जिसके कारण टिम्बर का लाइफ ख़राब हो जाता है। ठीक है, जो टिम्बर का लाइफ ख़राब हो जाता है। ठीक है, जैसे आप लोग देखे होंगे दिया, आप लोग समझते जो मिट्टी मिट्टी टाइप का लग जाता है। ठीक है, वो सब नहीं लगेंगे टिम्बर में। ठीक है, तो वो सब उसको प्रिजर्व करने के लिए हम लोग डीडीटी का अलग एक केमिकल कंपाउंड आता है, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं दोस्तों। ठीक है, जिससे क्या क्या टिम्बर का लाइफ भी बढ़ जाता है। मेन तो लाइफ है ना, उसका स्ट्रेंथ भी बढ़ जाता है। मतलब अलग अलग फंक्शंस, अलग अलग काम, अलग अलग इसका जो वैल्यू है इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्या है। व्हाट इज द टेम्परेचर, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ ए बर्निंग ऑफ ए मटेरियल इन ए किल्न एट विच द मटेरियल सेंटर्स आर पार्शियली फ्यूज्ड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। कितना टेम्परेचर होता है जी? हम्म, कितना होता है जी? इसी को तो ना इसमें बताने की जरूरत थोड़ी है। 13 से 1500 डिग्री सेल्सियस, ये तो सबको पता होगा। ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर दोस्त। ठीक है, और टेम्परेचर जो ब्रिक में कितना टेम्परेचर लगता है? टेम्परेचर एट विच ब्रिक ब्रिक आर बर्नड, ब्रिक को बर्न करने में इसका टेम्परेचर कितना होता है बताएं? 10 से मतलब 1000 से 1200 डिग्री सेल्सियस। और ये किसका, आपका सीमेंट के केस में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए क्या है कि व्हाट इज द मेन रीजन, व्हाट इज द मेन रीजन टू यूज इन ए लाइम इन द सीमेंट स्लरी ड्यूरिंग द प्लास्टरिंग इन अ टॉप कोट। बताएं, आप लोग देखे होंगे कि जब भी जब भी हम लोग किसी मतलब प्लास्टरिंग करने के बाद, ठीक है, प्लास्टरिंग कर लिए, प्लास्टरिंग करने के बाद ऊपर में जिसको अगर देसी लैंग्वेज में बोला जाए तो उसको घोला बोलते हैं, घोला। ठीक है, घोला इट मीन्स क्या, सीमेंट का सलरी होता है, मतलब हार्ड पेस्ट होता है। हार्ड नहीं बोल सकते पूरा, मतलब उसको पानी के साथ मिक्स करने के बाद पूरा पतला नहीं, पूरा हार्ड होता है, ताकि उसको सीमेंट के प्लास्टरिंग जो किए हुए हैं उसके ऊपर उसको डाल दिया जाता है। ठीक है, तो उसका मेन रीजन क्या है, सो पूछ रहा है कि इसका मेन रीजन क्या है। उसका मेन रीजन यही है कि टू मेक द सरफेस ब्राइट, एकदम नहीं। टू हार्डन द सरफेस, एकदम नहीं। टू मेक द प्लास्टर नॉन श्रिंकेबल, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। उसको अप्लाई हम लोग इसलिए करते हैं, उसका रीजन यही है कि जो मेरा प्लास्टिंग जो हम लोग किए हुए हैं वो श्रिंक नहीं करेगा। क्योंकि देखते हैं कि श्रिंक करने से मतलब जब कंक्रीट का सिकुड़न होगा, इट मीन्स फिर आपका जो प्लास्टरिंग है फटा, मतलब प्लास्टरिंग का जो अगर वॉल में हम लोग किए हैं तो फट जाता है। ठीक है, प्लास्टिक वगैरह फट जाता है, क्रैक, उसमें क्रैक आ जाता है, जिसके कारण हम लोग उस कारण को उसको मतलब फटने जो फटता है, क्रैक होता है, उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग प्लास्टिक के टॉप कोट पर हम लोग क्या करते हैं, सीमेंट सलरी का पेस्ट चढ़ाते हैं दोस्त। ठीक है, आप लोग देखे होंगे। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर दोस्त। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या है, when calcium sulfate attacked on a calcium aluminate hydrate present in a concrete, it produce etranzite। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, etranzite। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए क्या है, बताए। ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग द रिडक्शन ऑफ ए मॉइस्चर कंटेंट इन ए टिम्बर अंडर मोर और लेस कंट्रोल कंडीशन टूवर्ड और अमाउंट सुटेबल फॉर ए पर्पस फॉर विच इज यूज टू ए टर्म, उस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ, क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन, समझ में आया आपको? ये डिफिनेशन दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, देख रहे हैं ना, मॉइस्चर मॉइस्चर रिडक्शन इन टिम्बर अंडर मोर और लेस कंट्रोल कंडीशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीजनिंग ऑफ टिम्बर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, सीधा आपको डिफिनेशन दे दिया है इसका। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। द टिम्बर हैविंग मैक्सिमम रेसिस्टेंस अगेंस्ट वाइट अंट, वाइट चींटी जो होता है उससे अगेंस्ट करने के लिए कौन से टिम्बर में, द टिम्बर हैविंग मैक्सिमम रेसिस्टेंस वाइट एंड फॉर्म। अच्छा, कौन से टिम्बर में, ये अलग अलग टिम्बर दिया हुआ है, इसमें मैक्सिमम रेसिस्टेंस मतलब उसको रोकता है, वाइट एंड से रोकता है, कौन से टिम्बर में? चीर में, शीशम में, साल में, या फिर टीक में? टीक ही एक ऐसा वुड है जिसमें मैक्सिमम रेसिस्टेंस अगेंस्ट
किससे? वाइट हैंड से। मतलब वाइट चींटी को रोकने का काम सबसे ज़्यादा मतलब रोकता है, रेजिस्ट करता है कौन से टिम्बर में? टीक वुड में। ठीक है, तो आपको टीक वुड इज राइट आंसर। टीक वुड आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, वुड के केस में, वाइट हैंड के केस में, सॉरी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्त। हम्म, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। चार अलग अलग स्टेटमेंट दिया गया, आपसे पूछ रहा है कि कौन इसमें से सही है। ठीक है, देखिए, सैंड ऑब्टेन फ्रॉम ए पिट्स इज वास्ट टू रिमूव क्ले एंड सिल्ट, एकदम सही। सैंड ऑब्टेन फ्रॉम ए फ्लोडेड पिट्स नीड्स नॉट अ वॉश बिफोर यूज, एकदम सही। सी शोर सैंड कंटेन ए क्लोराइड विच कॉजेज इफ्लोरेसेंस, एकदम सही। मतलब ये देखा है तो चारों ऑप्शन सही है दोस्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, चारों ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब बताएं, एज पर IRC 3831970 द ग्रेडिंग लिमिट परसेंटेज ऑफ ए फाइन एग्रीगेट इन ए जोन सेकंड में पूछ रहा है कि कितना होता है पासिंग थ्रू 4.75 mm से। तो इसका टेबल हम लोग को पता है कितना होता है, जोन 1 में, जोन सेकंड में, जोन थर्ड में, देन जोन फोर्थ में। चलिए इसका टेबल पहले हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट टेबल है। इस टेबल से आपका SSC में भी क्वेश्चन पूछा गया दोस्त। ठीक है, देखिए उसका टेबल क्या है। इस टाइप से बनेगा। यहाँ पे हो गया आपका, इधर आके परसेंटेज, क्या ये? परसेंटेज पासिंग। ठीक है, और इधर क्या हो गया आपका? सिब, आई एस सिब। ठीक है, अब देखिए हमको यहाँ जोन 1 लेना है। ठीक है, जोन 1। ठीक है, फिर इस टाइप से जोन 2, जोन जोन थर्ड, देन जोन फोर्थ। ठीक है, अब देखिए हमको सी बी नंबर सबसे पहले हम लोग कितना लेंगे? 10 mm का सी बी लेंगे। ठीक है, 10 mm के बाद हम लोग कितना लेंगे? 4.75 mm। ठीक है, इसके बाद कितना? 2.36 mm। इसके बाद 1.18 mm। इसके बाद 600 mm, 600 मैक्रोन, सॉरी 600 मैक्रोन, 300 मैक्रोन, 150 मैक्रोन, 150 मैक्रोन। ये आपका सीप साइज हो गया। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि जोन फर्स्ट में परसेंटेज पासिंग कितना होता है। देखिए 10 mm एग्रीगेट, 10 mm सीप से, सॉरी 10 mm सीप से जोन फर्स्ट में कितना परसेंट पास होता है? 100%। इसमें भी 100%, इसमें भी 100%, देन इसमें भी 100%। ठीक है, अब 4.75 mm से कितना पास करता है? तो 90 से 100, 90 से 100, 90 से 100, देन 90 से 100। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखिए हमको यही पूछ रहा है, ऑप्शन यहीं पे हम लोग का आंसर मिल गया। जोन सेकंड में 4.75 से कितना पास करता है? तो 90 से 100 mm, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर दोस्त। लेकिन हमको अब आगे भी देखना है कि 2.36, इसका मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ। हाँ अब सही होगा। 2.36 से कितना पास करता है जी जोन फर्स्ट में? तो 60 से 90, 60 से 95, इसके बाद 75 से, मतलब 60, 75, 85, 95। ठीक है, 60, 75, 85, 95। ये आपका याद करने का ट्रिक है। बाकी आपको याद है तो बहुत अच्छा बात है। ठीक है, 1.1 mm आ गया। 1.1 mm के सिप से जो पास करता है कितना? 30 से 70, 30, 55, 75, 90, 30, 55, 30, 55, 75, 90। ठीक है, इसी तरह आपका 600 मैक्रोन में कितना होगा? 15 से 30, 15 से, या फिर 15 से 35, 15 से 35 हो गया। फिर 15, 35, 15, 15, 35, 60, 80, 15, 35, 60, 80 mm। ठीक है दोस्त, आपका 300 mm का कितना हो जाएगा? 300 mm से कितना पास करेगा?
5 से 20 mm, सॉरी 5 से 20% में रहेगा। ठीक है, जोन फर्स्ट में कितना पास करेगा, 5 से 20, फिर आपका 8 से 30, फिर आपका 12 से 40, देन आपका 15 से 50। ठीक है, इसी तरह आपका लास्ट जो है आपका 150 mm में कितना पास करेगा जोन फर्स्ट में, 0 से 10, 0 से 10, 0 से 10, देन आपका 0 से 15। यहाँ तक पूछता नहीं है, लेकिन मैं लिखाने का मतलब है मैं लिखा दिया, लेकिन आपका मेनली जो पूछेगा आपका 10 mm और 4.75 mm। ठीक है, मतलब ये आपको यहाँ तक याद रख लें, याद तो आपको पूरा रखना है, लेकिन मेनली आपका जो एग्जामिनेशन से पूछे जाते हैं आपका 10 mm से सिप से, 4.75 mm सिप से और 2.3 से mm सिप से, यहाँ तक आप याद रखें तो एग्जामिनेशन में आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बताएं, इन ए प्लास्टरिंग द फर्स्ट कोट, हम लोग फर्स्ट कोट जो करते हैं उसका थिकनेस कितना होता है। फर्स्ट कोट तो आप लोग जान रहे हैं कि अंडर कोट होता है। ठीक है, इसमें तो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फर्स्ट कोट जो होता है, देखिए सबसे पहले किसी भी वॉल पे हमको जब प्लास्टरिंग करना है तो सबसे पहले जब फर्स्ट कोट जब हम लोग चढ़ाते हैं तो वो क्या होता है, जब फर्स्ट कोट हम लोग प्लास्टरिंग करते हैं, इट मीन्स कि जितने भी ज़्यादा मतलब कैसे बोल सकते हैं कि प्लास्टरिंग करने का टाइम जो भी मेरा वॉल में ज़्यादा मटेरियल खाता है फर्स्ट टाइम। ठीक है, फिर आपको शुरुआत में लगेगा ज़्यादा, फिर आपका सेकंड कोट जो चढ़ेगा जिसे हम लोग फ्लोटिंग कोट बोलते हैं, उसमें थोड़ा सा कम खाएगा। ठीक है, और वो एक तरह से फिनिशिंग की ओर जाएगा। फिर आपका जो फाइनल कोट आएगा वो आपका 2 से 3 mm होगा और वो फाइनल कोट होगा। ठीक है दोस्त, ये देखिए इसमें क्या बोला कि फर्स्ट कोट कितना होता है, 10 से 15 mm का होता है उसका थिकनेस। ठीक है, और वो कहता वो फर्स्ट क्या, ये आपको क्या होता है, आपको फर्स्ट कोट जिसका थिकनेस 10 से 15 mm तक होता है। ठीक है, इसी तरह दूसरा कौन सा कोट होता है, फ्लोटिंग कोट होता है। ठीक है, फ्लोटिंग कोट होता है जो कि कितना इसका थिकनेस होता है, फ्लोटिंग कोट होता है 6 से 9 mm तक इसका थिकनेस होता है। ठीक है, और आपका जो फाइनल कोट हो जाता है जिसे हम लोग थर्ड कोट बोलते हैं, क्या फाइनल कोट या फिर सेटिंग कोट बोल सकते हैं, सेटिंग कोट भी बोल सकते हैं या फिर फिनिशिंग कोट भी बोल सकते हैं। इसका जो सेटिंग कोट, एक मिनट, सेटिंग कोट, सेटिंग कोट ये आपका तीसरा है। ठीक है, इसका जो थिकनेस होता है कितना, 200 3 mm होता है दोस्त। ठीक है, 203 mm होता है। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए इसका जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर दोस्त। ठीक है, अगर यहाँ तक में अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप जरूर मुझे बताएं, कमेंट करें। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सीमेंट इज गिव्स 1 day स्ट्रेंथ दैट इज इक्वल टू द 3 day स्ट्रेंथ ऑफ ओपीसी, व्हाट इज द सेम वाटर कंटेंट। कौन सा सीमेंट है जी जिसका 1 day का स्ट्रेंथ आपका 3 दिन का ओपीसी के स्ट्रेंथ के बराबर होता है विद सेम वाटर कंटेंट पे। वो जो सीमेंट आपका है क्या है, पोर्टलैंड सॉरी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर दोस्त। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू IS 287193 इन क्लासीफाई इन ए टिम्बर द एवरेज एनुअल रिलेटिव ह्यूमिडिटी परसेंटेज पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जोन फोर में बताएं कितना परसेंट होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग सारे जोन 1 में कितने परसेंट होते हैं, जोन 2 में कितने होते हैं, जोन 3 में कितने होते हैं, जोन 4 में कितने होते हैं, सारे हम लोग 1 by 1 करके जानने वाले हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्या होता है, आपका जोन 1 हो गया। ठीक है, जोन 2 हो गया, दूसरा जोन 2 हो गया, जोन 3 हो गया, ये जोन 3 हो गया, देन जोन 4। ठीक है, अब देखिए जोन फर्स्ट में जो आपका एवरेज, यहाँ क्या पूछ रहा है, एवरेज एनुअल रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एवरेज एनुअल रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये टेबल आप याद रखें दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। कितना होता है, 40%। ठीक है, ये किसका हो गया, आपका जोन 1 का। ठीक है, इसी तरह दूसरा क्या हो गया, एवरेज एनुअल रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसमें कितना होता है, 40 हो गया आपका, ये हो गया 40 से 50।
40 से 50%। ठीक है, कोई दिक्कत? ये आपका जो जोन थर्ड है ये कितना होता है? 50 से 67%। हम लोग इसको लिखेंगे कितना? 50 से 67%। और आपका जो जोन फोर्थ होता है ये कितना होता है? ये ग्रेटर देन 67%। ठीक है दोस्त, ये आप टेबल आपको याद रखें, इंपॉर्टेंट टेबल है। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा था हमको? जोन फोर्थ के बारे में पूछ रहा था। जोन फोर्थ में मेरा कितना होता है? ग्रेटर देन 67%। इट मीन्स की ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर दोस्त। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो बताएं, आप लोग कमेंट करें। ठीक है, उसके बाद उस पर भी काम किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू अ पावर फार्मूला, कितना होता है पावर फार्मूला? 240 इंटू एक्स की पावर 3। एक्स क्या आपका? जेल स्पेस रेशियो, जेल स्पेस रेशियो। ठीक है, तो 240 इंटू 0.59 के पावर 3। ठीक है, ये आपको क्या हो गया? पावर फॉर्मूला। पावर फॉर्मूला, इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका जो आएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद इसको क्यों कीजिए, देन इसको मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ यूज यूनेस, क्या है? ए वेरी स्मॉल अमाउंट इज यूजफुल इन मेकिंग ए सीमेंट, मेकिंग ए साउंड सीमेंट। इफ इट इज एक्सेस, इट काउजेज सीमेंट टू बी अनसाउंड। सीमेंट को अनसाउंड कर दे रहा है। इट मीन्स इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिसके कारण मेरा सीमेंट अब सीमेंट सीमेंट क्या हो जा रहा है? अनसाउंड हो जा रहा है। आयरन ऑक्साइड? ये तो होता नहीं है। ये क्या करता है? ये आपका कलर प्रोवाइड करता है। सिलिका? सिलिका क्या फंक्शन है? ये सेटिंग सेटिंग टाइम को स्लो कर देता है। ये तो ये भी नहीं होगा। अल्कली? ये तो आपको इफ्लोरेसेंस से रिलेटेड है। ये आपका इफ्लोरेसेंस से रिलेटेड है। सिलिका क्या करता है? सेटिंग टाइम को स्लो कर देता है। आयरन ऑक्साइड? ये आपका रेल कलर, ग्रेनिश कलर। ग्रेनिश कलर प्रोवाइड करता है। जब ये तीन ऑप्शन हम लोग पूरी तरह से निकाल लिए तो जो आपका जो इसका जो आंसर हो जाएगा, जो बचेगा वही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर दोस्त। ठीक है, सी इज राइट आंसर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? बताए, फॉर प्रिपेयरिंग ordinary concrete, what is the quantity of water use? ऑर्डनरी कंक्रीट को तैयार हम लोग कर रहे हैं तो उसमें वाटर का क्वांटिटी कितना हम लोग यूज़ करते हैं? 5% ऑफ वेट ऑफ एग्रीगेट, 10% ऑफ वेट ऑफ एग्रीगेट, 5% ऑफ वेट एग्रीगेट, देन 30% ऑफ वेट ऑफ सीमेंट। एकदम नंबर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 5% तो हम लोग वेट ऑफ एग्रीगेट लेते हैं, लेकिन वेट जो लेते हैं हम लोग 30% लेते हैं। ठीक है, और फिर सीमेंट का। चलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूज टू इंश्योर दैट थिकनेस ऑफ प्लास्टरिंग इज यूनिफॉर्म। प्लास्टरिंग किए हम लोग वाल पे, हमको लग रहा है कि कहीं थोड़ा सा अनइवन सरफेस है, कहीं ऊंचा हो गया, कहीं गड्ढा हो गया, स्टेप्स हो गया। ठीक है, तो उस सरफेस को इंश्योर करने के लिए कि मेरा जो हम लोग प्लास्टरिंग किए हैं वो सरफेस है यूनिफॉर्म है। ठीक है, कहीं कहीं थोड़ा ज़्यादा नहीं है, कहीं थोड़ा कम नहीं है, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बॉल मार्क बोलते हैं। बॉल मार्क एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपका प्लास्टरिंग का जो सरफेस होता है, थिकनेस होता है, उसको यूनिफॉर्म बता देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर दोस्त। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट ए फील्ड एप्लीकेशन ऑफ ए सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट। बताएं, सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट के बारे में आप लोगों को पता है पूरा कहानी? पता है कि नहीं? पूरा बताएं, उसके बाद फिर हम लोग उस पर भी बात करेंगे। हम्म, पता है ना जी? सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट का मेनली हम लोग यूज कहाँ करते हैं? ये देखिए क्वेश्चन देखिए पहले। फाउंडेशन बेसमेंट में करते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट वर्क में करते हैं, डैम में करते हैं, या फिर मेराइन स्ट्रक्चर में करते हैं। तो आपको ये ध्यान, आपको आपको याद भी होगा कि जनरली हम लोग सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट का यूजेज फाउंडेशन में करते हैं, बेसमेंट में करते हैं,
ठीक है। मर्सी लैंड हो गया आपका, वहाँ भी करते हैं, ठीक है। सीवेज ट्रीटमेंट वर्क है, वहाँ भी करते हैं। मेराइन स्ट्रक्चर है, मतलब कोई भी नदी में कोई स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं, जहाँ पानी एकदम कंटिन्यूअस फ्लो रहता है, वहाँ बना रहे हैं, इट मीन्स हम लोग वहाँ भी हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी अलग अलग लोकेशंस पे हम लोग स्ट्रक्चर को हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग स्ट्रक्चर का मैं नाम लिया, लाइक आपका बेसमेंट, आपका सी मतलब क्या बोल सकते हैं, रिवर रिवर ट्रेनिंग स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, फाउंडेशन हो गया, सीवेज ट्रीटमेंट वर्क हो गया, ये सारे स्ट्रक्चर में हम लोग इसका यूज़ करते हैं, सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट का। लेकिन आपका जो डैम स्ट्रक्चर है, इसमें यूज़ नहीं करते हैं, इसमें हम लोग लो हीट सीमेंट यूज़ करते हैं, लो हीट सीमेंट, ठीक है दोस्त। लो हीट सीमेंट हम लोग यूज़ करते हैं किसमें, डैम स्ट्रक्चर में। अगर हम लोग ये सीमेंट हम लोग यूज़ कर देंगे ना डैम डैम में, डैम वाले स्ट्रक्चर में अगर हम लोग क्या सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट अगर हम लोग यूज़ कर देंगे, तो इसका बहुत ही साइड इफेक्ट देखने का पड़ेगा, और हम लोग मतलब फंस जाएंगे फिर, क्योंकि हमको लोहेट सीमेंट चाहिए डैम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, क्योंकि हमको आराम आराम से उसका स्ट्रेंथ गेन करे, और किसी भी प्रकार का डिसएडवांटेज हमको देखने को ना मिले दोस्तों, ठीक है। चलिए, अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द आइडियल वाटर सीमेंट रेशियो, बताएं कितना होता है हैंड मिक्सिंग के लिए, कितना होता है जी हैंड मिक्सिंग के लिए, 5 से 6%, 0.5 से 6% दोस्त, ठीक है। कितना, 0.5 से 6%, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताएं पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग, ठीक है, देखते हैं क्या है। The free water is the amount of water adding while mixing and the amount of water held in the surface of the aggregate prior to mixing, ठीक है। The free water is the amount of water added while mixing and the amount of water held on the surface of the aggregate period its mixing, ठीक है। देखते हैं, the total water in the free water and amount actually observed by aggregate, एकदम सही है। ये भी जो बोल रहा है वाटर एडेड विल मिक्सिंग द अमाउंट ऑफ वाटर हेल्ड ऑन द सरफेस ऑफ द एग्रीगेट पीरियड इट्स मिक्सिंग, एकदम सही है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, ठीक है। डी इज अ राइट आंसर दोस्त। चलिए, अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात किया जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ एग्रीगेट कंप्लीटेड पासिंग थ्रू ए 75 mm शिप एंड रिटर्न ऑन ए 60 mm शिप। अब बताएं कि क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द एलोंगेटेड एग्रीगेट कैलकुलेट करना है। इसका एलोंगेटेड एग्रीगेट का क्या होता है कहानी जी, कितना परसेंट से, दो टाइप का एग्रीगेट होता है ना, एक फ्लैकी एग्रीगेट देन एलोंगेटेड एग्रीगेट। फ्लैकी एग्रीगेट लेस देन 0.6 mm ऑफ मीन डायमेंशन ऑफ एग्रीगेट, और आपका जो एलोंगेटेड एग्रीगेट है 1 पॉइंट कितना 1.8 टाइम ऑफ एवरेज डाई ऑफ एग्रीगेट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले हम लोग इसका मीन डैम मीन मीन डाया हम लोग पहले निकाल लेते हैं, मीन डाया, ठीक है, तो आसान होगा। फिर वहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। डी मीन क्या करेंगे, 75 + 60 डिवाइडेड बाय 2, कितना होगा जी 67.5 mm, ठीक है। ये आपका डी मीन हो गया। अब जो हम लोग का लेंथ होता है कि लेंथ ऑफ एग्रीगेट कितना है इन केस ऑफ इलोंगेटेड एग्रीगेट कितना होता है 1.8 टाइम, नॉट बी लेस देन 1.8 टाइम, ठीक है, नॉट बी लेस देन 1.8 टाइम इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे इससे कितना 67.5 mm से, ठीक है। निकालिए कितना होगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, जो आपका आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, हाँ कोई दिक्कत नहीं। ये केस किसका था, इलोंगेटेड एग्रीगेट का। हम लोग पढ़ाए किसका, एक और फ्लैकी एग्रीगेट का, जो कितना होता है 0.6 पढ़े ना, 0.6% लेस देन मीन एग्रीगेट, मीन एवरेज एग्रीगेट, ठीक है। चलिए, इसका जो आंसर होगा ऐसे भी बेसिकली देखा जाए तो कितना 8×5 = 40, और आपका
ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो आपका आंसर आएगा वो आपका आप लोग यहाँ पे टिक लगा सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एग्रीगेट। एग्रीगेट के बारे में 4 अलग अलग स्टेटमेंट दिया गया है, अब बताएं इनमें से कौन सही है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान रहे हैं कि ड्राई एग्रीगेट के बारे में। ठीक है, तो देखिए पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या है कि ड्राई एग्रीगेट ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम द मिक्सिंग वाटर एंड दस अफेक्ट द वर्केबिलिटी। एकदम सही है। अगर कोई ड्राई एग्रीगेट है जब हम लोग उसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जब हम लोग यूज़ करेंगे इट मीन्स पूरी तरह से वो ड्राई है, तो जैसे हम लोग यूज़ करेंगे तो जैसे ही उसको हम लोग मिक्सिंग में डालेंगे, उसको मिक्स करेंगे, तो जो मेरा वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, मिक्सिंग में जितना वाटर हम लोग प्रेजेंट है वो वाटर को पहली बात को ऑब्जर्व कर लेगा। ठीक है, वाटर को जो ऑब्जर्व करेगा जिसके कारण मेरा जो वर्कबिलिटी पे ये इसका इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट जो बोल रहा है ये 110% सही है दोस्त। ठीक है, दूसरा देखिए क्या है, एग्रीगेट कंटेनिंग सरफेस मॉइस्चर कंट्रीब्यूट एक्स्ट्रा वर्केबिलिटी। एग्रीगेट कंटेनिंग सरफेस मॉइस्चर कंट्रीब्यूट एक्स्ट्रा वर्केबिलिटी, एकदम सही, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, द फ्री मॉइस्चर कंटेंट इन ए फाइन एग्रीगेट रिजल्ट्स इन ए रिड्यूस इन वॉल्यूम। द फ्री मॉइस्चर कंटेंट इन फाइन एग्रीगेट रिड्यूस इन वॉल्यूम, एकदम नहीं, वॉल्यूम रिड्यूस नहीं होता है। चौथा देखिए क्या है, द फ्री मॉइस्चर कंटेंट इन ए कोर्स एग्रीगेट रिजल्ट इन बल्किंग ऑफ ए वॉल्यूम, एकदम ये भी नहीं, ये दोनों रॉन्ग है। ठीक है, तो पहला और दूसरा जो आपका राइट आंसर है दोस्त। ठीक है, ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर दोस्त। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इस टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जामिनेशंस में। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं सबको हल्के में ना लें। द डिटैचमेंट ऑफ ए पेंट फिल्म फ्रॉम अ सरफेस, उससे उससे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वेज फ्लैकिंग। ठीक है, क्या फ्लैकिंग, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर दोस्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये इसका इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो कैसा आपको सेशन लगा आप लोग जरूर कमेंट में बताएं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो रहेगा वो रहेगा बीटीएससी जेई पर। ठीक है, जैसे मैंने शुरुआत में भी आपको बताया था कि एक दिन सब्जेक्ट वाइज चलेगा, एक दिन मिक्स प्रैक्टिस सेशन चलेगा जो कि डेडिकेटेड फॉर बीटीएससी जेई रहेगा। ठीक है दोस्त, तो इसमें ये नहीं होना है आपको दोनों तरफ से, मैं सोचा था लेकिन थोड़ा सा नहीं हो पा रहा था क्लासेस। ठीक है, तो मैं सोचा कि नहीं एक दिन अल्टरनेट कर देते हैं ताकि दोनों तरह से प्रैक्टिस आपका सेम टाइम में हो जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार और थैंक यू।